गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय के वन लाइनर क्वेश्चनों के बारे में, जिनकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की संख्या है 20 और ये प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का होता है, यानी कि 20 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आएंगे वन लाइनर क्वेश्चन, जिनमें आपको 10 क्वेश्चन तो मिलेंगे वैकल्पिक क्वेश्चन जिनमें आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे और 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आपको डायरेक्ट आंसर लिखना होगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। कि रक्तचाप जो है यानी कि जो ब्लड प्रेशर किसी व्यक्ति का हाई होता है किसी का कम होता है, तो उस ब्लड प्रेशर को किस यंत्र से मापा जाता है। तो उसका जो अपना आंसर होगा, पहले क्वेश्चन का जो मैंने बताया ध्यान से सुनिएगा आंसर, कि रक्तचाप मापी क्या होता है, रक्तचाप मापी होता है उस यंत्र का नाम। और इसका एक अन्य नाम भी है, वो क्या है, स्फाइग्नोमेनोमीटर। स्फाइग्नोमेनोमीटर, ठीक है। फिर अपना जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि सफेदी के लिए गोभी पर किस रासायनिक पदार्थ का छिड़काव किया जाता है। कि गोभी जो सफेद दिखाई देती है वो हमें क्यों दिखाई देती है, तो उसके ऊपर जो रासायनिक पदार्थ का छिड़काव किया जाता है वो होता है अपना सिल्वर नाइट्रेट। कौन सा होता है, सिल्वर नाइट्रेट। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट। इसी प्रकार अपना जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि तंबाकू में पाया जाने वाला एल्कोलॉइड कौन सा है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि तंबाकू में पाया जाने वाला हानिकारक तत्व कौन सा है ये भी पूछ सकता है, और एल्कोलॉइड कौन सा है वो ये भी पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि निकोटीन एल्कोलॉइड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, निकोटीन एल्कोलॉइड। अब देखिए हमने तंबाकू नाम लिया तो इसके ऊपर अन्य क्वेश्चन जो बनते हैं छोटे, वो कैसे है कि तंबाकू पादप का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो तंबाकू पादप का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, निकोटिएना टोबेकम। क्या होता है, निकोटिएना टोबेकम। और अगर आपको पूछ ले कि तंबाकू पादप जो है वो किस कुल का पादप है, तो कौन सा कुल हो जाएगा, सोलेनेसी। कौन सा कुल हो जाएगा, सोलेनेसी कुल हो जाएगा, यानी कि तंबाकू पादप जो है वो सोलेनेसी कुल का है, ठीक है। फिर अपना अगला क्वेश्चन है कि पैरों की हड्डियों का मुड़ जाना या हाथों की अंगुलियों का मुड़ जाना किस रोग के लक्षण है। कि पैरों की हड्डियां जिसमें मुड़ जाती है, हाथों की हड्डियां मुड़ जाती है, घुटने पास आ जाते हैं, अगर ऐसे लक्षण है तो वो कौन से रोग के लक्षण होंगे, रिकेट्स रोग के। कौन से रोग के लक्षण होंगे, रिकेट्स रोग। फिर अपना अगला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है कि लार ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम कौन सा है। कि लार ग्रंथि कौन सा एंजाइम स्रावित करती है। तो पांचवा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि टाइलिन। कौन सा एंजाइम होता है, वो टाइलिन एंजाइम होता है। और ये टाइलिन एंजाइम जो होता है मुख में जो हमारे द्वारा भोजन लिया जाता है उसको लुब्धिनुमा बना देता है, यानी कि पेस्ट के रूप में लुब्धि बना देता है उसकी, जिसके कारण हमें निगलने में क्या होती है, आसानी होती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों के प्रमुख लिंग हार्मोन कौन से हैं। कि स्त्रियों में कौन कौन से लिंग हार्मोन पाए जाते हैं। तो दो हार्मोन उनके अंदर प्रमुखतया से पाए जाते हैं। पहला है एस्ट्रोजन और दूसरा हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। इसी प्रकार अगर मैं कहूं कि नर के अंदर लिंग हार्मोन कौन सा होता है, कि पुरुषों में कौन सा लिंग हार्मोन पाया जाता है, तो पुरुषों में जो पाया जाता है वो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होता है पुरुषों में, टेस्टोस्टेरोन। ये जो हार्मोन है, ठीक है, ये स्त्रियों में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन और नर में टेस्टोस्टेरोन, ये द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो शिशु के जन्म की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सीधा सा क्वेश्चन की जो शिशु बच्चा जो जन्म लेता है, ठीक है, वो बच्चे के जन्म लेने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रसव। क्या कहलाएगी, प्रसव कहलाएगी। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अपना, कि प्रसव कहलाती है बच्चे के जन्म की प्रक्रिया।
फिर अगला क्वेश्चन है अपना कि बहुसंकर संकरण किसे कहते हैं, यानी कि ऐसा वो कौन सा संकरण है जिसके अंदर उसे हम बहुसंकर संकरण के नाम से जान सकते हैं। तो वो इसके अंदर क्या होगा आंसर कि ऐसा संकरण जिसमें कई लक्षणों की वंशागति का क्या किया जाता हो, अध्ययन किया जाता हो। कई लक्षणों में एक नहीं आएगा, दो नहीं आएगा, जबकि कई लक्षण होंगे, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। ठीक है, तो वह संकरण क्या कहलाएगा, बहुसंकर संकरण कहलाएगा। इसी प्रकार वो आपको द्विसंकर संकरण की परिभाषा पूछ सकता है कि द्विसंकर संकरण को परिभाषित कीजिए। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा कि वह संकरण जिसमें 2 लक्षणों की वंशागति का क्या किया जाता हो, अध्ययन किया जाता हो, तो वो क्या कहलाएगा, द्विसंकर संकरण कहलाएगा। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि आरज कारक की खोज जो की गई वो किस प्रजाति के बंदर में की गई। क्वेश्चन वापस से सुनिएगा कि आरज कारक की खोज किस प्रजाति के बंदर में की गई। तो वो प्रजाति कौन सी थी, मक्काका रिसस। कौन सी प्रजाति थी, मक्काका रिसस नाम का बंदर था, मक्काका रिसस। उस प्रजाति के बंदर में क्या की गई, आरज कारक की खोज की गई। अब यहीं पे क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो आरज कारक होता है कितने अमीनो अम्लों का बना होता है। तो ये आरज कारक जो होता है वो 417 अमीनो अम्लों का बना होता है। कितने अमीनो अम्लों का, 417 अमीनो अम्लों का ये बना हुआ होता है। और बात आती है कि ये आरज कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो सिंपल सा है कि ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, जिनको हम RHD भी कहते हैं। एक दूसरा हो जाएगा अपना RH कैपिटल E, एक हो जाएगा अपना तीसरा RH स्मॉल e, RH कैपिटल C और 5वां हो जाएगा RH स्मॉल c। यानी कि ये 5 प्रकार के आरज कारक होते हैं, जिनमें से अधिक महत्वपूर्ण कौन है। क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा कारक है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो वो कारक कौन सा होगा, RHD कारक जो होता है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, या हम कहें कि सर्वाधिक प्रतिरक्षाजनी होता है। अगला अगर ये पूछे कि क्यों होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि ये रक्त प्रकार का पता लगाने में क्या होता है, सहायक होता है। इसी प्रकार हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग के उपचार में कौन सा टीका लगाया जाता है। कि गर्भ रक्ताणु कोरकता होता किसमें, ये रोग स्त्रियों के अंदर होता है, और इस रोग में किस टीके का, यानी कि इस रोग से उपचार के लिए कौन सा टीका प्रयुक्त होता है। तो वो टीका होता है अपना रोहगम प्रतिरक्षी। कौन सा टीका होता है, रोहगम प्रतिरक्षी का टीका होता है, रोहगम प्रतिरक्षी। तो अब बात आती है कि रोहगम प्रतिरक्षी किसे कहते हैं, यानी कि ऐसा प्रतिरक्षी, यानी कि माता को 24 घंटे के भीतर, माता को 24 घंटे के भीतर एंटी RHD का टीका लगाया जाता है। कौन सा, एंटी RHD, एंटी RHD कह दो, या IgG जिसे हम कहते हैं प्रति IgG का क्या लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। तो वो टीका कौन सा होता है, रोहगम प्रतिरक्षी का होता है, और ये टीका गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। फिर अपना अगला क्वेश्चन है कि डिप्थीरिया व टिटनेस के टीके, डिप्थीरिया व टिटनेस के टीके किस प्रकार की प्रतिरक्षा के उदाहरण हैं। तो ये कौन सी प्रतिरक्षा के उदाहरण होंगे, मैंने आपको पहले बताया कि DPT, एक नाम आता है DPT, यानी डी का मतलब क्या है, डिप्थीरिया, पी का मतलब क्या है, पर्टुसिस, ठीक है, और टी का मतलब क्या हो जाएगा, टिटेनस, ठीक है। तो इनके अंदर ये जो तीनों ही है, ये क्या है, ट्रिपल एंटीजन, क्या है, ये ट्रिपल एंटीजन है। इनको बाहर से शरीर में क्या करवाया जाता है, प्रवेश करवाया जाता है। तो ये कौन सी प्रतिरक्षा के उदाहरण हो जाएंगे, निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण। कौन सी प्रतिरक्षा के उदाहरण हो जाएंगे, निष्क्रिय प्रतिरक्षा के ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि किसी मनुष्य का रुधिर वर्ग का जीन प्रारूप स्मॉल आई है। वापस सुनिएगा कि कोई व्यक्ति है जिसका जीन प्रारूप जो है रुधिर का वो है स्मॉल आई। क्या बताया है, स्मॉल आई है उसका जीन प्रारूप। तो उस व्यक्ति का रुधिर वर्ग क्या होगा, यानी कि वो कौन से ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होगा। तो उसका ब्लड ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, ओ। कौन सा होगा, ओ होगा, यानी कि वो ओ पॉजिटिव भी हो सकता है और ओ नेगेटिव भी हो सकता है। फिर बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि मां के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी कौन सा है। कि मां के दूध में केवल एक ही प्रतिरक्षी पाया जाता है, वो प्रतिरक्षी कौन सा होगा, IgA। कौन सा प्रतिरक्षी होता है, IgA।
यानी कि मां के दूध में पाया जाने वाला एकमात्र प्रतिरक्षी होता है IgA। फिर अपना अगला क्वेश्चन है कि जो प्लेसेंटा होती है यानी कि जो आंवल होती है उसको पार करने के बाद में कौन सा प्रतिरक्षी जो है वो भ्रूण तक पहुंचे जाता है। क्वेश्चन आएगा कि प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण तक पहुंचने वाला एकमात्र प्रतिरक्षी कौन सा है, तो उसका आंसर जो है वो होगा अपना IgG। कौन सा हो जाएगा? IgG प्रतिरक्षी जो है वो प्लेसेंटा या आंवल को पार कर भ्रूण तक पहुंच जाता है। फिर बात आती है कि युद्धक्रम संकरण किसे कहते हैं, यानी कि ये संकरण जो है उसके अंदर हमें दो प्रकार से संकरण कराने होते हैं। पहले संकरण के अंदर हमें कैपिटल ए पादप को क्या मानना होता है, कैपिटल टी पादप को हमें नर मानना होता है, तो बी पादप को हमें क्या मानना होता है, स्मॉल टी जिसे हम क्या मानते हैं, मादा। ठीक है, तो इनका हमें क्या करना है, दूसरे संकरण के अंदर इनको विपरीत कर देना है। तो दूसरे संकरण में जो ये कैपिटल बी पादप है ये तो क्या हो जाएगा अपना नर, ठीक है, और जो कैपिटल ए पादप है वो क्या हो जाएगी, मादा। तो इस प्रकार के संकरण को हम क्या कहेंगे, युद्धक्रम संकरण कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अम्लों की धातुओं से क्रिया कराने पर कौन सी गैस मुक्त होती है। कि अम्ल है, कोई भी अम्ल ले लो चाहे, उसकी क्रिया अगर किसी भी धातु के साथ में करवाई जाएगी तो कौन सी गैस मुक्त होगी। साधारणतः हमें पता होता है कि अम्ल की जब भी धातु से क्रिया करवाई जाएगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगर उसे हमें समीकरण के द्वारा निकालना हो तो वो कैसे निकलती है, देखो कि जिंक धातु की क्रिया अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में करवाए, ठीक है, तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। तो बनेगा क्या अपना जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो ये वो समीकरण है उसका कि हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होगी। फिर अपना अगला क्वेश्चन है कि दो प्रबल अम्ल व दो प्रबल क्षारों के उदाहरण दीजिए। कि दो प्रबल अम्ल और दो ही प्रबल क्षार। तो अगर हम कहें कि प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं, तो प्रबल अम्ल पहला तो कौन सा हो जाएगा, HCl, ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा, यही ले लो वापस, H2SO4, ठीक है। और दो प्रबल क्षारों के बारे में पूछा है तो प्रबल क्षार कौन कौन से हो जाएंगे, पहला तो हो जाएगा NaOH, ठीक है, दूसरा हो जाएगा KOH, ठीक है। यानी जो HCl इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसकी पीएच कितनी होती है, A। सबसे अधिक प्रबल अम्ल है ये, ठीक है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। और प्रबल क्षार दूसरा कौन सा है, प्रबल क्षार में पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी पीएच वैल्यू होती है 14, कितनी होती है, 14। यानी कि सर्वाधिक क्षारीय कौन सा हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सर्वाधिक अम्लीय कौन सा हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर अपना अगला क्वेश्चन है कि जठर रस की पीएच कितनी होती है। ठीक है, जठर रस किसमें स्रावित होता है, आमाशय में। कहां होता है, आमाशय में जठर रस स्रावित होता है। तो जठर रस की पीएच पूछी हमें कि जठर रस की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो जठर रस की पीएच वैल्यू होती है 1.2। कितनी होती है, 1.2 होती है। फिर अपना अगला क्वेश्चन है कि रेडॉक्स अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। कि रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है, इसको अलग से भी ऐसे पूछ सकता है कि अपोक्षय अभिक्रिया का या अर्ध अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया का समीकरण अगर हमें देखना हो तो देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया, पहली बात कि इसकी परिभाषा भी पूछ सकता है हमें। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ के द्वारा तो इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है तो दूसरे पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया जाता है। अर्थात एक पदार्थ तो इसमें ऑक्सीकृत होता है, दूसरा क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब हमें इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जैसे Zn प्लस CO, क्या बनेगा, ZnO प्लस C, यानी कि जिंक धातु की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से करवाई जाती है तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन हमें प्राप्त होता है। तो अब देखिए इसके अंदर किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो पहले हम इसका करते हैं कि जिंक का जिंक ऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो एक पदार्थ हो गया। दूसरा कौन सा अपने पास में, CO, ठीक है, तो CO का C में क्या हो रहा है, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। तो ये अभिक्रिया कौन सी है, रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर इस अभिक्रिया जो ऊपर वाली अभिक्रिया है कि जिंक धातु की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करवाई जाती है तो ये भी हम इसके अंदर एग्जाम्पल
दे सकते हैं, लेकिन हमें रेडॉक्स अभिक्रिया इसको बनाने के लिए क्या करना होगा कि एक पदार्थ का ऑक्सीकरण करना होगा, दूसरे का अपचयन करना होगा। तो अब हम इसके अंदर इसको बनाते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जिंक सल्फेट में क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण, ठीक है, और H2SO4 का H2 में क्या हो जाता है, अपचयन। तो यह समीकरण कौन सा बन गया, रेडॉक्स अभिक्रिया का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है अपना कि कोयले के दहन का रासायनिक समीकरण लिखिए, कि जब कोयले को जलाया जाता है वायु की उपस्थिति में, ठीक है, उसके दहन का हमें समीकरण लिखना है। तो देखिए कोयले का दहन किस प्रकार का रहता है, कोयला क्या होता है, ठोस यानी कि कार्बन, जलाया किसकी उपस्थिति में जाएगा, वायु की उपस्थिति में, या ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में, C+O2 क्या बन जाएगा, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो मुख्य उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कोयले के दहन की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है, तो कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। एक इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है कि मैग्नीशियम फित्ते का दहन करने पर, मैग्नीशियम फित्ते का दहन करने पर प्राप्त उत्पाद कौन सा होता है। तो मैग्नीशियम फित्ते का दहन यानी कि मैग्नीशियम, ये अपना मैग्नीशियम हो गया, दहन किसकी उपस्थिति में होगा, O2 की उपस्थिति में ही होगा। तो यहां पर हमें ये बनेगा क्या, MgO, क्या बन रहा है, MgO। लेकिन इधर समीकरण संतुलित नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इधर 2 लगा देंगे तो 2O2 हो जाएगा, और इधर भी हम 2 लगा देंगे तो 2 मैग्नीशियम हो जाएगा। तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बन रहा है, क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण। तो ये हो गया मैग्नीशियम फित्ते के दहन की प्रक्रिया। फिर अगला क्वेश्चन है अपना कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर जो कि क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, तो इसका जो रासायनिक अणुसूत्र होगा वो क्या होगा अपना, CaCO3, क्या होगा, CaCO3, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये प्रमुखतया कहां पाया जाता है, मकराना में पाया जाता है। फिर अपना अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो पहले तो पोटेशियम क्लोराइड का हमें सूत्र मालूम होना चाहिए कि पोटेशियम क्लोराइड, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर कि 2KClO3, ठीक है, ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है। अब क्या बोला है कि तापीय अपघटन कराने पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो यहां पर हमने इसको ताप दिया, ठीक है ना, समीकरण के अंदर ताप दिया इस पोटेशियम क्लोराइड को, तो क्या बना, 2KCl प्लस 3O2, क्या बना, 2KCl प्लस 3O2, यानी कि कौन सी गैस मुक्त हो रही है, ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही है। तो पोटेशियम क्लोराइड का जब तापीय अपघटन करवाया जाएगा तो गैस होने वाली जो मुक्त होगी वो कौन सी होगी, ऑक्सीजन गैस होगी। फिर अपना अगला क्वेश्चन है कि कीटों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कीटों के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है कीटों के डंक में, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर पूछे कि इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र हो जाता है HCOOH, क्या हो जाता है, HCOOH। फिर अगला क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी होती है, कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो देखिए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है, MgOH का ट्वाइस, ठीक है, इसकी पीएच होती है 10, क्या कितनी होती है, 10 पीएच होती है इसकी। ये कैसा क्षारक है, दुर्बल क्षारक है। इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है जब पेट में अधिक अम्लता उत्पन्न हो जाती है, या हम कहें कि HCl अम्ल की अधिकता हो जाती है, तो उस अम्ल के प्रभाव को उदासीन करने के लिए दुर्बल क्षारक जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जो उस अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा यानी कि वर्षा है तो उसके अंदर जल उपस्थित होता है। तो अशुद्ध जल एक होता है अम्लीय वर्षा, यानी कि एक तो होती है अम्ल वर्षा और एक होता है अशुद्ध जल, जिसे हम उदासीन जल भी कह सकते हैं, शुद्ध जल कह सकते हैं, पीने योग्य जल कह सकते हैं। तो अशुद्ध जल की जो पीएच होती है, अशुद्ध जल, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7। कितनी होती है, 7, यानी कि वो उदासीन होता है, पीने योग्य जल होता है। अब बात आती है अम्लीय वर्षा की। तो अम्लीय वर्षा कब कहलाएगी, जब वर्षा जल का पीएच मान कितना हो जाए, 5.6 से कम हो जाए।
ठीक है, 5.6 से कम होने पर वर्षा जल का पीएच मान जब इतना हो जाता है तो वो वर्षा कौन सी कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। फिर अपना अगला क्वेश्चन है कि ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा के अनुसार, कौन सी अवधारणा के अनुसार? ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा के अनुसार अम्ल क्षार क्या है? तो ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा के अनुसार यदि हमें अम्ल क्षार देखना है तो देखिए क्या होता है अम्ल क्षार ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा के अनुसार। तो ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा के अनुसार अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटोन दाता। क्या होते हैं? प्रोटोन दाता। और क्षार क्या होते हैं? प्रोटोन ग्राही। प्रोटोन ग्राही होते हैं। अब इसका अगर हमें समीकरण लिखना हो कि किस प्रकार हम रासायनिक समीकरण में इनको पहचान सकते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है, यानी कौन सा दाता है और कौन सा ग्राही है, तो उसका एक समीकरण देखिए। H2O की क्रिया NH3 यानी कि अमोनिया से, जल की क्रिया अमोनिया से करवाते हैं तो क्या बन जाता है? NH4 प्लस OH माइनस। यानी कि इसके अंदर अब हमें पहचानना है कि ये H2O से क्या बन गया? OH। ठीक है, और NH3 से क्या बन रहा है? NH4 प्लस बन रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो दो हाइड्रोजन है उसका एक हाइड्रोजन किसके पास में जा रहा है? अमोनिया के पास में जा रहा है। तो यहां पर ये क्या हुआ? क्षार। ठीक है, और ये क्या हो गया? अम्ल। ठीक है, तो यहां पर प्रोटोन दाता कौन हुआ? जल। और प्रोटोन ग्राही कौन हुआ? अमोनिया। ठीक है, फिर अपना अगला क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का समीकरण दीजिए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो सिंपल सा है कि जब परबल अम्लों की क्रिया यानी कि परबल अम्लों की अभिक्रिया परबल क्षारों से करवाई जाती है, परबल अम्लों की क्रिया परबल क्षारों से करवाई जाती है तो लवण और जल बनते हैं। क्या बनते हैं? लवण और जल। वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? परबल क्षार की क्रिया किससे? परबल अम्ल से यानी कि HCl इससे करवाई तो क्या बन रहा है? NaCl। और क्या बन रहा है? जल H2O। यानी कि लवण और जल दोनों प्राप्त होते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया में। फिर अपना अगला क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक ग्राही व सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या कर देते हैं? गलती कर देते हैं कि सार्वत्रिक ग्राही को तो दाता बना देते हैं और दाता को ग्राही बना देते हैं। तो सार्वत्रिक ग्राही का मतलब क्या हुआ? कि लेने वाला। तो सार्वत्रिक ग्राही जो होगा अपना वो कौन होगा? AB रक्त समूह। सार्वत्रिक ग्राही कौन सा होता है? AB रक्त समूह वाला, यानी कि जो सभी से रक्त को ले सकता है, दे नहीं सकता। ठीक है, और सार्वत्रिक दाता कौन सा हो जाएगा? O, यानी कि ये सभी को रक्त दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता। फिर अपना अगला क्वेश्चन है कि एंटीजन का आणविक भार कितना होता है, यानी कि एक प्रतिजन का आणविक भार कितना होता है। सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर कितना हो जाता है इसका? 6000 डाल्टन। कितना हो जाता है? 6000 डाल्टन। यानी कि एक प्रतिजन का आणविक भार कितना होना चाहिए? कम से कम 6000 डाल्टन होना चाहिए। इससे अधिक हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है अपना कि मानव में कितने प्रकार के आरज कारक? पहले मैंने बता दिया 5 प्रकार के आरज कारक पाए जाते हैं। फिर अपना अगला क्वेश्चन है कि शरीर की प्रथम रक्षा पंक्ति कौन सी है? कि प्रथम रक्षा पंक्ति हमारे शरीर की जो बाह्य आघातों से हमारे आंतरिक अंगों की रक्षा करती है तो कौन सी होगी? त्वचा। कौन सी होगी? त्वचा। शरीर की प्रथम रक्षा पंक्ति होती है त्वचा। फिर अगला क्वेश्चन है अपना कि अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो अंगदान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है। 13 अगस्त अंगदान दिवस मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि युग्म विकल्पी किसे कहते हैं? तो युग्म विकल्पी होते हैं कितने हैं भाई? एक जोड़े के रूप में होते हैं। तो किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के जब दोनों युग्म विकल्पी या हम कहेंगे विपर्यासी स्वरूप, वही क्या कहलाएंगे? युग्म विकल्पी कहलाएंगे। यानी कि दो विपर्यासी स्वरूपों को, जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को हम क्या कह सकते हैं? युग्म विकल्पी कह सकते हैं।
फिर अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के किस नियम से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है, कि वो कौन सा नियम है। यानी कि 3 नियम दिए थे मेंडल ने। पहला नियम कौन सा था, प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो वो कौन सा नियम है, पृथक्करण का नियम है, जो जीन संकल्पना की क्या करता है, पुष्टि करता है। कैसे करता है, क्योंकि वहां पर युग्मकों की सुत्ता बनी हुई रहती है और इसीलिए उस पृथक्करण के नियम को कौन सा नियम कहा जाता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। तो पृथक्करण के नियम से जीन संकल्पना की क्या होती है, पुष्टि होती है। फिर अपना अगला क्वेश्चन है कि यकृत वाहिकाएं किस प्रोटीन का स्त्रावण करती है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वापस सुनिएगा कि यकृत वाहिकाएं कौन से प्रोटीन का स्त्रावण करती है। इसका आंसर होगा हिपेरिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है, हिपेरिन प्रोटीन होती है, जो यकृत वाहिकाओं के द्वारा स्रावित की जाती है। अब बात आती है कि इसका कार्य क्या है, कि ये प्रोटीन स्रावित तो कर दी जाती है, तो ये प्रोटीन क्या करती है, रक्त को जमने से रोकती है, कि रक्त का जमाव होने से ये प्रोटीन उसको रोकती है वाहिकाओं के अंदर। फिर अपना अगला क्वेश्चन है कि वायु कोशिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है। तो वायु कोशिकाएं, जिन्हें हम कूपिकाएं भी कह सकते हैं, एल्वियोलाई भी कह सकते हैं, तो इनका प्रमुख कार्य क्या होता है, गैसों का क्या करना, आदान प्रदान करना। किसका आदान प्रदान करना, गैसों का आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करना, यानी कि O2 और CO2 का। ठीक है, तो ये वायु कोशिकाओं का क्या हो जाता है, प्रमुख कार्य हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मदिरा का प्रमुख घटक कौन सा है, यानी कि शराब में प्रमुख घटक कौन सा पाया जाता है। तो मदिरा का प्रमुख घटक कौन सा होता है, एथिल अल्कोहल। कौन सा होता है, एथिल अल्कोहल। और उसका सूत्र क्या होता है, C2H5OH। क्या होता है, C2H5OH। ये मदिरा के अंदर घटक के रूप में उपस्थित होता है। फिर अपना अंतिम क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। आयोडीन यानी कि जो नमक होता है, ठीक है ना, उसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है, गलगन रोग। कौन सा रोग हो सकता है, हमें गलगन रोग हो सकता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, घेंगा रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग, घेंगा रोग कहते हैं, या हम कहें कि गोइटर रोग भी इसको हमें कहते हैं। तो अब ये होता क्या है, आयोडीन की कमी से होता है। भाई क्यों हो जाता है, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। कौन से हार्मोन की, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है और थायराइड ग्रंथि की क्रिया जो होती है वो मंदे पड़ जाती है, जिसके कारण क्या कौन सा रोग हो जाता है, गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। हम अगली क्लास में और भी क्वेश्चन लेकर आपके साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।